Hello dear guys, this is Anil Kumar Shrivastava from Mobishala. My Mobishala app is AKCS2121. Download this and watch all the uploaded videos, lectures, etc. there. हम लोग इस समय लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन का पहला चैप्टर, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, यानी एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। हम इसकी पृष्ठभूमि ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है और इसमें अब हम लोग अगला जो चरण है यानी लोक प्रशासन के विकास के चरण, इसमें पृष्ठभूमि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हो चुका है। अब दूसरा जो हम लोग इसके चरण का जिक्र करेंगे और इसमें हम लोग तीन तरह की चीज, एक तो सामान्य वर्गीकरण जो है चरण का, दूसरा पैराडाइम के रूप में जो निकोलस हेनरी ने प्रस्तुत किया है और तीसरा रॉबर्ट टी गोलम्बियस्की ने जो 4 चरण बताए हैं वो पीरियड नहीं बताता है। ये दो लोग तो पीरियड भी बताते हैं लेकिन वो पीरियड नहीं बताता है, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे और पीरियड अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। तो लोक प्रशासन, पहले तो आप ये समझ लिए अकादमिक विषय किसको कहते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जब इस पर बहस हो और इस पर अलग अलग मत दिए जाएं और एक निष्कर्ष निकाला जाए कि फाइनली यही चीज होना चाहिए या ये चीज नहीं होना चाहिए, तो इसको हम अकादमिक विषय कहते हैं। जनरली इसमें हम डेटा देते हैं, इसमें हम कुछ सामान्य परिकल्पनाएं करते हैं, एसम्पशन करते हैं, पूर्व धारणाएं लेकर चलते हैं ताकि हम एक थियरी का निर्माण कर सकें। जैसे अगर हमने ये मान लिया कि इंसान, जैसे लोक प्रशासन के संदर्भ में बता रहा हूं, जैसे वैज्ञानिक प्रबंधवाद की जो मान्यता है कि लोग आर्थिक रूप से बहुत समझदार होते हैं। जैसे एक बकलोल जिसको आप कहते हैं, सड़क पर जैसे घूम रहा है, मान लीजिए वो बकलोल है, तो भी अगर आप उसको मेरठ स्वीट हाउस का या अग्रवाल स्वीट हाउस का रसगुल्ला खिलाओगे और अगर वो बढ़िया रसगुल्ला है तो वो मतलब एफर्मेटिव सर हिलाएगा, माने अपना सर सकारात्मक तरीके से हिलाएगा। यानी इंसान को आर्थिक समझ होती है, वो उस मामले में तार्किक होता है, चाहे वो भले पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। तो जब हम इंसान को तार्किक मान लेते हैं, समझदार मान लेते हैं आर्थिक मामलों में, तो हम उसी तरह से पैसे पर चीजों को फोकस करने लगते हैं। गांव अगर हम देखिए, कम पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा है तो दुनिया भर के आकड़ के चलते हैं, दूसरे का खेत लिखवाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नचाते रहते हैं, तमाम मुकदमे लड़ते हैं, तमाम रूल और नियम ऐसे उनको याद हो जाते हैं, 4 वकील हायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पैसा एक ऐसी चीज है, ये मान के चलते हैं कि वो इंसान को तार्किक बना देती है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए किए हो। तो जब आप ये मान लेंगे तो आप कोई भी थियरी जब आप निर्मित करेंगे, सिद्धांत, तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे और इसी तरह का निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो इसे हम कहते हैं अकादमिक विषय, यानी प्रॉस और कॉन्स पर बहस करना और एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, और प्रॉस और कॉन्स पर बहस करने के पहले एक एसम्पशन कर लेना, एक सामान्य धारणा बना लेना कि भाई हम जो चीज करने जा रहे हैं उसमें इन चीजों को लेकर के हम चलेंगे ही चलेंगे। जो दूसरे शब्दों में जैसे आम तौर पर एक मान्यता हम लोग के गांव में, कहा मैं यूपी का रहने वाला हूं, भाई कुशीनगर वैसे बिहार का सटा हुआ ही है, मेरी ससुराल बिहार है। तो जब मेरी शादी तय हो रही थी तो लोग हमारे गांव में, हमारे अगल बगल लोग कह रहे थे, अरे बिहारी औरतें जो हैं वो खाली अपने पति को पूछती हैं सब, और नहीं तो अपने मायके को, ससुराल वाले और दूसरे को नहीं पूछती हैं। कहने का मतलब वहां एक दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है कि बिहार की महिलाएं ऐसी होती हैं और उसी को लेकर के वो सारी बातें करते हैं। उनका निष्कर्ष भी जाहिर है उसी लाइन पर ड्रॉ होगा। तो भैया ऐसा है, ये इसी को हम कहते हैं अकादमिक विषय। अब देखो, इसमें लोक प्रशासन को अकादमिक विषय बनाया जाना था और अकादमिक विषय बनते बनते उसको टाइम लगा। जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा अगर झंझावात में यानी किसी बहुत मुश्किलात हालात में पैदा होता है, जैसे नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पैदा हुआ था बहुत ही गरीब परिवार में, एक कांस्टेबल के रूप में उसकी भर्ती हुई, पीछे बैठता था,
क्लब वगैरह में जाता था। जोसेफिन से उसका प्यार हुआ, उसके बाद से वो बड़े बड़े हाई क्लब वगैरह में जाना शुरू कर दिया और बाद में चल करके देखो यूरोप का सबसे खतरनाक तानाशाह बना। फ्रांस का तो था ही। तो इस प्रकार से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उसके ग्रो करने का जो स्टेज था, उसके आगे बढ़ने का, उसमें कई बार उसको चुनौतियां मिलने लगा, वो मिट जाएगा, लेकिन वो उन झंझावातों से उबरता गया और अंततः आकर उसने वह पड़ाव, वह मुकाम हासिल किया जो कि शायद उसने सोचा भी नहीं था, उसने उसका प्लान भी नहीं किया था, लेकिन वो वहां पहुंच गया। वही स्थिति लोक प्रशासन की है। एक नए विषय के रूप में लोक प्रशासन बड़ा ही उतार चढ़ाव से गुजरा है, बड़ा झटका झेला है। तो उसी को लेकर के इसके स्टेजेस बनाए गए हैं, यानी कि लोक प्रशासन के विकास के चरण। अब इसमें पहला चरण है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, राजनीति प्रशासन। प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग किया गया। राजनीति माने प्रशासन को राजनीति से, या प्रशासन को, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग किया गया। द्विभाजन, और इसका पीरियड है 1887 से लेकर 1926 तक। अंत में यहां लेनार्ड डे वाइट, LD वाइट, आप याद रखना, कि पुस्तक प्रकाशित हुई जिसे माना जाता है कि ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। इसको लोक प्रशासन का पहला ट्रिटाइज कहा जाता है। इस इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस पुस्तक का नाम था। इसे पहला टेक्स्ट बुक माना जाता है, अध्ययन का पहली किताब माना जाता है लोक प्रशासन पर। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन अध्ययन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का अध्ययन, एक परिचय। हिंदी हम लिख रहे हैं, वैसे हिंदी में एक किताब है नहीं, किताब पब्लिश हुई थी अंग्रेजी में, आपको अंग्रेजी बता रहे हैं। यह 1926 में प्रकाशित हुई थी और इसे लोक प्रशासन में की पहली पुस्तक माना जाता है जिसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सके, सिस्टमेटिकली लिखा हुआ था। तो इसी के साथ ही पहला फेज समाप्त हुआ। LD वाइट जो है वुडरो विल्सन और फ्रैंक जे गुडनाउ की परंपरा के ही एक स्कॉलर थे जिन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने की वकालत की थी। आपको बैकग्राउंड बताया जा चुका है कि क्यों। दूसरा चरण जो इसका है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत इस चरण में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे हेनरी फेवोल, फ्रांसीसी थे। इनकी एक पुस्तक है, वह है तो ऐसे फ्रांसीसी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, लेकिन ये इसकी अंग्रेजी जो बनाई गई है वो है, उसका हिंदी में लिख रहा हूं, औद्योगिक व सामान्य प्रबंधन। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इस चरण में MP फॉलेट की किताब आई, अमेरिकी महिला थी और एक्चुअली लोक प्रशासन पर विचार करने वाली पहली महिला। FOLLET, MP फॉलेट, या FOLLET भी लिखा जाता है कहीं कहीं। इन्होंने 1924 में एक पुस्तक लिखी थी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, बड़ी लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक फोकस है इसमें, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, यानी सृजनात्मक अनुभव। इसकी हिंदी है सृजनात्मक या सृजनात्मक अनुभव लिख लेना, हिंदी कर लेना। इसके बाद इसी चरण में मुने और रेले, JD मुने और AC रेले, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह से हैं, डीओ हैं, ये लोग दो लोग हैं, एक साथ इनका नाम लिखा जाता है। मुने और रेले की पुस्तक आई और ऑनवर्ड इंडस्ट्रीज का नाम है, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ।
ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। ये भी घटना इसी दौरान घटी। और इसके बाद जो है और भी छोटे मोटे तमाम, जैसे लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक के जो प्रकाशन हुआ वो तो एक तरह से इसको एकदम चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन इस बीच छोटे मोटे पब्लिकेशन होते रहे। लास्ट में हम लोग, इसलिए उनका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग लूथर गुलिक, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरह से हैं, लूथर और गुलिक। ये लूथर और गुलिक या गुलिक और उर्विक, सॉरी, लूथर गुलिक एक ही नाम है, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक, लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक, यानी केवल गुलिक और उर्विक लिख लेते हैं, यहां भी लूथर हटा देते हैं, गुलिक और उर्विक कर देते हैं। इन लोगों का पूरा नाम, जैसे इनका एसी मुने जेडी रेले है और इनका पूरा नाम है लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक, लेकिन हम शॉर्ट में केवल सर नेम लिख रहे हैं। इन लोगों ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा। इससे लोक प्रशासन को इन लोगों ने जेनिथ यानी कि शीर्ष पर पहुंचा दिया, माने लोक प्रशासन अपने प्रतिष्ठा के चरम पर पहुंच गया। आपको हम बताना चाहते हैं कि दूसरे चरण में जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसे नियमों का, ऐसे सिद्धांतों का निरूपण किया गया, उनकी रचना की गई जिनके आधार पर यह दावा किया गया, जैसा कि WF बिलोगबी ने ही यह दावा किया था 1927 में, कि इससे जो लोक प्रशासन है वो अन्य विज्ञानों की तरह से ही एक हैसियत हासिल कर लिया है। और इसकी शुरुआत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन WF बिलोगबी ने किया था, यानी दूसरे चरण की शुरुआत WF बिलोगबी अमेरिकी हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1927 में, और इसमें इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें इन्होंने दावा किया कि इसमें जिन सिद्धांतों की रचना की गई है, या जो इस चरण के जो सिद्धांत हैं, दे आर एनालोगस टू साइंस, यानी वो विज्ञान के सदृश हैं, विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाते हुए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि लोक प्रशासन में एक प्रकार से विज्ञान का तत्व लाने के हड़बड़ी में या हकतलफी में इस बात को भुला दिया गया कि इसका कैरेक्टर पब्लिक है। दूसरे शब्दों में एफिशिएंसी और इकोनॉमी, यानी कार्यकुशलता, एफिशिएंसी व मितव्ययिता, इकोनॉमी पर इतना ज्यादा बल दिया गया कि इसमें वास्तव में इस बात को भुला दिया गया कि भाई अगर ये लोक प्रशासन है, लोक शब्द लगा हुआ है, तो जाहिर है इसका राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य से इसका सरोकार है। और इसमें पब्लिक शब्द का मतलब ये भी हुआ कि सरकारें न्याय के लिए काम करती हैं, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती हैं। और यह बात आगे चलकर मोहित भट्टाचार्य, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एंड हेड थे और वाइस चांसलर भी थे, उन्होंने इस बात को उठाया, इस बात को कहा बाद में चल करके। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यह चरण माना जाता है रेपुटेशनल जेनिथ, अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अपनी प्रतिष्ठा के चरम पर था, क्योंकि लोक प्रशासन ताल ठोक करके लगा कहने कि देखो भैया हम विज्ञान हो गए। जिस प्रकार से आप विज्ञान में आप मान लो कोई चीज, जैसे मान लीजिए आपका सर दर्द कर रहा, आप पैरासीटामॉल खाते हो, तो आप पहले ही मान के चलते हो कि इससे सर दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उसका आकलन आप पहले ही कर लेते हैं, या और इसका क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी चीज का क्रमबद्ध अध्ययन विद एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्शन, यानी अगर उसमें हम पूर्व कथन को शामिल कर लें तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। हालांकि विज्ञान शब्द एक इवेसिव टर्म है, यानी ये छलने वाला शब्द है। जैसे मौसम विज्ञान विभाग है, जैसे मौसम विज्ञान के तहत कहा जाता है इस साल खूब पानी गिरेगा, और पता चला पानी नहीं गिरा, कहीं सूखा पड़ गया, तो वो भी फेल कर जाता है। विज्ञान में बहुत सारी चीजें फेल कर जाती हैं।
अब जैसे कितने लोग, अब जैसे हमारे पिताजी बिहार में नौकरी करते थे, तो मैं बहुत छोटा था, उनके साथ एक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, एक्चुअली स्टेशन की ओर जा रहा था। हम लोगों के साथ ही वो उस इलाके के एक बड़े आदमी थे, छड़ी लेकर के, वो भी रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। एक गेहुअन सांप आके उनको काट लिया। वो कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए थे, पैर खुला हुआ था, आके काट लिया। चूंकि उसके ऊपर पड़ उड़ गया होगा उनका पैर, ओल्ड आदमी थे, देखे नहीं। तो उसके बाद जो है अगल बगल के लोग दौड़े, ये चिल्लाए कि भाई सांप काट दिया। तो अगल बगल जो घास उस काटने वाले या बकरी वकरी चराने वाले थे, सब दौड़े, बाबू को सांप काट लिया। वो कहे अरे मूर्ख कहीं के, वो इसे हम चिल्ला दिए, लेकिन एक्चुअली हमारी चिंता मत करो, सपवा को देखो कहां तक गया। सपवा वास्तव में थोड़ी दूर जाकर के मर गया। कहने का मतलब ये कि वो बचपन से अफीम खाते थे और वो सांप मर गया। कहने का मतलब लोग, सांप जब काटता है गेहुअन, वो भी कोबरा काट ले किसी को, तो लोग ये मान के चलते हैं कि वो मर जाएगा। लेकिन यहां क्या है, उल्टा हुआ, सांपवे मर गया। क्योंकि ये आदमी से इंसान तक वैरी करता है। वो अफीम खाते थे, उनके शरीर में खुद ही इतना जहर हो गया था कि सांप काटने के बाद मर गया और ये बेचारे बच गए। तो वही चीज है कि विज्ञान में कई बार धाराएं उल्टी भी बहती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज के एक ही तरह के से पूर्व कथन किया जाए या भविष्यवाणी की जाए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हमारे यहाँ एक कन्हई भाई हैं, उनकी माताजी को कैंसर हुआ था। अस्पताल वाले कह दिए कि ले जाइए घर पर सेवा करिए, अब ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। और वो 15 दिन के बाद जो है गांव में खरबिरहुआ दवाई बताए सब, वो खाओ के चंगी हो गई, उठ खड़ी हुई और अच्छा खासा 7-8 साल जिंदा रही हैं। और जबकि डॉक्टर बोला था कि अधिकतम ये 2 महीने की मेहमान है, और वो 7 साल जिंदा रह गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई कई बार विज्ञान फेल कर जाता है, डॉक्टर फेल कर जाते हैं। अब यही कोरोना जैसे आया, अब इसमें पता नहीं है कौन, देखने वाले हट्ठे कट्ठे मर गए, पता चला अंदर से वो खोखले हैं और ऊपर से देखने में हट्ठे कट्ठे हैं, एकदम उसके क्या कहते हैं, सलमान खान जैसे हैं, और अंदर से वो खोखले हैं। और पता चला जब कोरोना हुआ, इम्यूनिटी उनकी कमजोर है, मर गए। और एक से एक बूढ़े लोग हैं, एक से एक लोग हैं दुबले पतले, वो बच गए। इसका सीधा मतलब हुआ कि विज्ञान भी फेल करता है। ये कहना कि विज्ञान फेल नहीं करेगा, विज्ञान फेल करता है। तो लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का जो दावा किया गया था दूसरे चरण में, उसको चुनौती मिलने लगी तीसरे चरण में। तीसरा चरण इसीलिए इरा ऑफ चैलेंज है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती पेश किया था हर्बर्ट साइमन ने, जिन्होंने प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब कह दिया था। दूसरे शब्दों में 2 प्रिंसिपल एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेट करते हैं, यानी एक जो बात कहता है दूसरा उसके कंट्रास्ट के रूप में सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब प्रिंसिपल्स में, अब जैसे हेनरी फोल ने 16 सिद्धांतों के बारे में बताया है। अब उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा, यूनिटी ऑफ कमांड, और उन्होंने स्पेशलाइजेशन भी कहा। दूसरे शब्दों में आदेश की एकता, यानी एक ही बॉस एक चेन में होगा, एक विभाग में होगा और वो आदेश देगा। बड़ी अच्छी बात आपने बताई भाई, और इससे विशेषज्ञता आएगी। लेकिन सवाल यह है कि वो विशेषज्ञता कहां से आएगी? जब वो इंडियन आलू सर्विस का IAS का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो आदेश देगा तो वो आदेश कई लोगों को देगा। कोई अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंसर है, फाइनेंशियल वर्क देख रहा है, कोई टाइप कर रहा है, कोई जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर्सनल कार्मिक कार्य देख रहा है, कोई और परिचालन का कार्य देख रहा है, कोई आदमी पर्यावरण का कार्य देख रहा है। तो वो कितनी विशेषज्ञता हासिल करेगा? जाहिर है वो जनरल तरीके का आदेश देगा, और जो आदेश प्राप्त कर रहे हैं वो तो कतई विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ही बॉस का आदेश प्राप्त करेंगे। वो खुदे विशेषज्ञ नहीं है, वो खुदे रेलू का पट्टा है। तो ऐसी दशा में वो कहां से विशेषज्ञता हासिल करेंगे? तो प्रोवर्ब हैं। जैसे प्रोवर्ब क्या होते हैं? मुहावरे। वो दो कंट्रास्टिंग चीजों पर आधारित होते हैं। जैसे मान लो कुआं में देखने के पहले कूदो, ये बताओ कूदने के पहले देखो। कहने का मतलब यह है कि अब कोई आदमी देखेगा कुआं में तो वो कूद पाएगा ना, इसका मतलब उसमें कंट्रास्ट है। दूसरे शब्दों में वो विरोधाभास से भरा पड़ा है। अरे भाई कुआं में झांकोगे तो लगेगा अरे हम मर जाएंगे, अरे आंख मूंद के कूदोगे तो कूद जाओगे। अब देखो उसके बाद कूदो, तो देखने के बाद कोई कूदता है कुआं में?
इसका सीधा मतलब है ये प्रोवर्ब है, मुहावरे हैं। अतः सबसे बड़ा चैलेंज हर्बर्ट साइमन की ओर से आया। ये मैं तीसरे चरण का जिक्र कर रहा हूं, ये देखो मैं तीसरे चरण का जिक्र कर रहा हूं। तीसरा चरण जो है वो चुनौती का काल है, चुनौती का काल है। इसमें हर्बर्ट साइमन और चेस्टर इरविन बर्नार्ड, दो लोगों का हम लोग जिक्र करेंगे। इरा ऑफ चैलेंज, दूसरे शब्दों में इसमें हम लोग ये 1938 से 1947 का पीरियड है, 1938 से 1947। और ये दूसरा जो पीरियड था जो सिद्धांतों का पीरियड था, लोक प्रशासन के सिद्धांतों का, ये 1927 से लेकर के 1937 तक था, इसीलिए 38 से 47 है। आपको इसमें 3-4 लोगों का नाम याद रखना हमने बताया। इसमें एक तो यह नाम याद रखना है कि भाई किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, जैसे इसमें हेनरी फेउल का नाम याद रखना है। इसमें आपको लूथर गुलिक लिंडाल उर्विक का आखिरी जो प्रकाशन है, एसी मुने और रेले का नाम याद रखना है, मेरी पार्कर फोलेट का नाम याद रखना है। और लास्ट में आपको यहां नाम जरूर याद रखना है लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक का पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मोहित भट्टाचार्य का भी नाम रखना है, जो ये कहते हैं कि भाई इस काल में पब्लिक शब्द को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरे शब्दों में एफिशिएंसी और इकोनॉमी को लेकर के इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए इस काल के जो चिंतक थे, और इसको साइंस बनाने की इतनी हक तलफी दिखी कि वर्चुअली पब्लिक शब्द को ड्रॉप कर दिया गया। इसके साथ जो है इस चरण को कंक्लूड करेंगे। अब तीसरे चरण में हम जिक्र करेंगे मुख्य रूप से हर्बर्ट ए साइमन का, जिन्होंने द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नामक पुस्तक के माध्यम से इसको चुनौती दिया। प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब उनकी पब्लिश हुई थी, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में। हालांकि उन्होंने केवल यही पब्लिकेशन नहीं किया, उनके और भी पब्लिकेशन है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 1938 में ही प्रकाशित हो गई थी। और एफ मॉर्स्टिन मार्क्स, MORSTEIN, एफ मॉर्स्टिन मार्क्स की जो पुस्तक है एडिटेड है, ये मतलब कई लोग कंट्रीब्यूट इसमें किए हैं। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में आई थी। और रॉबर्ट डाल, DAHL, रॉबर्ट डाल जो एनवायरमेंटल स्टडी पर फोकस करते हैं, इकोलॉजी पर, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स 1947 में आई थी। और ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में आई थी। किन किन लोगों का हमने जिक्र किया? सबसे पहले आप जिक्र करिए हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रहार इन्होंने ही किया था। हर्बर्ट BERT, हर्बर्ट साइमन। और इनका ये 2 प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए। इसके बाद इनकी और भी एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावे आप चेस्टर इरविंग बर्नार्ड, CI बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, भले ही यह पुस्तक पहले प्रकाशित हुई गई थी, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसमें इन्होंने 3 प्रमुख फंक्शन बताए जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ये 1938 में ही प्रकाशित हो गई थी। इसमें भी ह्यूमन, ये बिहेवियरल पीरियड था, बिहेवियरल अप्रोच पर बल था। चेस्टर इरविंग बर्नार्ड भी बिहेवियरल अप्रोच वाले व्यक्ति थे, यानी इंसानी बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी ढूंढिए। साइंस अगर आपको ढूंढना है तो इंसान के व्यवहार में एक रूपता ला करके ढूंढिए, या इस बात का अध्ययन करिए कि खास परिस्थिति में इंसान एक खास तरीके का व्यवहार करता है। इसको हर्बर्ट साइमन ने पॉजिटिव लॉजिकल पॉजिटिविज्म, LOGICAL, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से जोड़ा है, यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद से जोड़ा है। इसका प्रत्यक्षवाद हिंदी है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लॉजिकल पॉजिटिविज्म से जोड़ा है। यह ऑगस्ट कोंट ने पहली बार सोशल साइंसेज में इसका इस्तेमाल किया था 18वीं सदी में। वो काउंट रूबराय द साइमन, फ्रांसीसी एक पादरी थे और विद्वान थे, उन्हीं का चेला था। वो सोशियोलॉजी का जनक माना जाता है। उसी के समय में ये धारणा आई थी
ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की धारणा आई थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर्बर्ट साइमन के अलावे C.I. बर्नार्ड, चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, F. मॉर्स्टिन मार्स, इनका भी नाम लिखिए, F. मॉर्स्टिन मार्क्स, FM मार्क्स, इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक एडिट किया। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडिटेड है, यह पुस्तक एडिटेड है, यह 1946 में प्रकाशित हुई थी और इसमें इन्होंने भी व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया था। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने इंसान के व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन करने की जरूरत पर बल दिया था, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यानी कि जो जॉन एल्टन मेवो या जॉर्ज एल्टन मेवो का ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, मानव संबंध जो प्रत्यागम है, वो इसके पहले आ चुका था हाथर्न एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो इसलिए इन लोगों का नजरिया बदल गया था और इन लोगों ने प्रिंसिपल्स को दोहरे चरित्र पर आधारित प्रोवर्ब कहना शुरू कर दिया था, मुहावरे कहना शुरू कर दिया था। अब इसमें रॉबर्ट डाल का भी जिक्र करिए, जिन्होंने द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट डॉल, इनका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। ROBERT, रॉबर्ट डॉल, DAHL, इन्होंने 1947 में एक पुस्तक लिखी और वो थी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ये 3 प्रॉब्लम्स का जिक्र हम लोग आगे करेंगे। इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स क्या क्या बताए थे, इसका जिक्र हम लोग इसी चरण के डिस्कशन में आगे करेंगे। पहले किताब का नाम लिख लें। इसके बाद ड्वाइट वाल्डो का जिक्र करिए, ये यंग स्कॉलर थे इस पीरियड के और इनके नेतृत्व में ही आगे चल करके मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये इन्होंने 1948 में एक पुस्तक लिखी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। प्रसाद एंड प्रसाद में इनका जिक्र है, इनके विचारों का जिक्र है प्रसाद एंड प्रसाद के थिंकर्स वाले पुस्तक में, और अब इनसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। ये 1948 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इन सब में इन लोगों ने मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया था और प्रिंसिपल्स को नकारा था। तो इनका जिक्र आप कर दीजिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि भाई लड़के को जो है इस चरण की चीजें पता हैं। अब रॉबर्ट डाल के ने जो 3 समस्याओं का जिक्र किया था वो क्या क्या समस्याएं थी। इन समस्याओं के पहले उन्होंने ये कहा था कि लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के मार्ग में 3 बाधाएं हैं। पहली बाधा तो ये है कि हम कैसे इंसानी व्यवहार को लोक प्रशासन के अध्ययन से अलग कर देंगे, नॉर्मेटिव कंसिडरेशन को, यानी जो नॉर्म पर आधारित यानी मूल्यों आदर्शों पर आधारित चीजें हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना इंसान के लिए किया जाए ना किया जाए, इसका अध्ययन करते समय हम कैसे पूरी तरह इसको विज्ञान बना देंगे। और जो इंसानी व्यवहार है जब हम उसके कुछ पहलू का जिक्र करेंगे तो जाहिर है हम उसकी कुछ सीमाएं विज्ञान के नजरिए से उसकी कुछ सीमाएं तय हो जाएंगी। और तीसरा, इन प्रिंसिपल का अनसाइंटिफिक नेचर यानी जो सिद्धांत बताए गए हैं इनके जो अनसाइंटिफिक नेचर हैं यानी गैर वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है नजरिया है वो कैसे स्वीकार्य हो सकते हैं। इन्होंने ये 3 जो साइंस में जो 3 प्रॉब्लम बताई थी, पहली बात ये कही थी कि जब तक इंसानी मनोविज्ञान उसके व्यवहार का केंद्र या उसका दर्जा उसकी हैसियत क्लियर नहीं होगी लोक प्रशासन के अध्ययन में, तब तक हम इसे विज्ञान नहीं बना पाएंगे। दूसरा यह है कि जब तक हम इंसान के प्रकृति को ठीक से समझ नहीं पाएंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र में, तब तक हम ये बताने में नाकामयाब रहेंगे कि वो साइंस है कि नहीं। केवल व्यवहार को समझना ही नाकाफी होगा, वास्तव में हम उसके आधार पर प्रेडिक्शन कर सकें, ये बता सकें कि अमुक स्थिति में इंसान अमुक व्यवहार करेगा। और तीसरा कि केवल कुछ उदाहरण ले लेने से 1-2 देशों से काम नहीं बनेगा, बाकायदे हमको कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी जो कि किसी देश की सीमा से न बधी हुई हो।
ताकि समूचे देश में इंसानी व्यवहारों को समझा जा सके और लोक प्रशासन किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, वो लोग प्रशासन के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, नौकरशाही किस तरह की हरकत करती है, लोग कैसे रिएक्शन करते हैं, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम व्यापक अध्ययन पर बल दें। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर रॉबर्ट डाल ने एनवायरमेंटल स्टडी यानी इकोलॉजी यानी लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा ये थर्ड स्टेज में। इसके बाद जाहिर है कि जब चारों तरफ से चैलेंज मिलने लगा तो लोक प्रशासन घबरा गया, जाए तो जाए कहां, चारों तरफ है धुआं गाने लगा। तो जाहिर है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का पीरियड आ गया। दूसरे शब्दों में इस चरण में पहचान का संकट आ गया लोक प्रशासन के सामने, भाई अब हम क्या करें। तो चौथा चरण जो है वो पहचान के संकट का चरण है, पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये 1948 से लेकर के और ये 1970 तक ऐसे ही चला। इसमें कई विधाएं आती रहीं, जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच की शुरुआत हो गई, उसके पहले एनपीए की शुरुआत हो गई। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने तुलनात्मक अध्ययन और विकास अध्ययन को इसमें शामिल करने की वकालत की। एडवर्ड वाइडनर ने विकास प्रशासन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में योगदान दिया। तो ये तमाम तरह की घटनाएं इधर हुई और लोक प्रशासन कभी इधर भागता कभी उधर भागता। इस दौरान दो विद्वान जॉन गॉस और रोस्को मार्टिन, जॉन गॉस ये भी एनवायरमेंटल स्टडी पर बल देते हैं, और रोस्को मार्टिन ROSCO, रोस्को मार्टिन MARTIN, ROSCO, रोस्को मार्टिन। इन दो लोगों ने लोक प्रशासन को कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव दिए चौथे चरण में। जब लोक प्रशासन घबरा गया तो जॉन गॉस ने एक लेख लिखा, उसका टाइटल था, शीर्षक था ट्रेंड्स इन द थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1950 में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन पर हावी है और यह बहुत मुश्किल है कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से खुद को अलग कर सके। लेकिन वहीं रोस्को मार्टिन ने कहा कि रोस्को मार्टिन ने इसकी वकालत किया था और लेख लिखा था जॉन गॉस ने ट्रेंड्स इन द थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत हैं उनसे लोक प्रशासन के सिद्धांतों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी लोक प्रशासन में जो सिद्धांत विकसित हो रहे हैं वो वास्तव में राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों से ही मेल खाते हैं या उन्हीं स्कॉलर्स की बातें निकाल करके इसमें डाली गई हैं। अतः इसकी कोई पृथक पहचान नहीं है। रोस्को मार्टिन ने भी यही बात कही। लेकिन इसके साथ साथ वही हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने कि लोक प्रशासन पर प्रहार किया था शुरू में और ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर जो मुहावरे की तरह से ये कहें कि हमने लोक प्रशासन को विज्ञान बना दिया बिना इंसानी व्यवहार के अध्ययन के। लेकिन वही एक तरफ तो प्रहार करते हैं लोक प्रशासन पर, और जब देखते हैं भाई लोक प्रशासन अपनी पहचान खोता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो घबरा के फिर पॉलिटिकल साइंस के पीछे चल दे या उसके साथ मर्ज हो जाए, तो वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म को ला करके, तार्किक प्रत्यक्षवाद को ला करके ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम प्रशासन में मीन्स और एंड्स यानी साधन और साध्य का वैज्ञानिक अध्ययन करें, इनको अलग अलग करके, और नौकरशाही के व्यवहारों को प्रेडिक्ट करें, तो हम इसे व्यवहार पर आधारित विज्ञान बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में सिद्धांत पर आधारित व्यवहार की जगह, सिद्धांत पर आधारित विज्ञान की जगह वो व्यवहार आधारित विज्ञान बनाने की कवायद करते हैं और इस प्रकार से वो लोक प्रशासन को अपनी पहचान खोने से बचाते हैं। लास्ट में यही होता है। जैसे मान लीजिए कि लोग आपके बाप के नाम से आपको जानते हों और आपको ये लगता हो यार हम अपने बाप के साये से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फिर उसी में से कोई आता है और कहता है कि नहीं भाई तुम ये काम करो और तुम्हारी पृथक पहचान बन जाएगी, तो आप वो काम करते हैं और आपकी पृथक पहचान बन जाती है। तो वही स्थिति इसमें भी हुई। अब आ जाइए, आखिरी जो चरण है वो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का है। ये 5वां चरण है, 1971 से अभी तक चला आ रहा है और इसमें लोक नीति, जैसे नेता जो नीति बनाते हैं वो किस किस आधार पर बनाते हैं, हवा में बनाते हैं कि उसके लिए कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ वैज्ञानिक आधार होते हैं,
और क्या वो वास्तव में वैज्ञानिक है, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी है वह किस हद तक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, इसको लेकर के इसकी चर्चा एक्चुअली होने लगी इसमें। चूंकि इसमें बहुत बड़ा योगदान पब्लिक चॉइस अप्रोच का था, क्रिटिकल थियरी का था, और भी आगे जैसे री इन्वेंटिंग मूवमेंट हुआ 1992 में शुरू, अमेरिका से ही इसकी शुरुआत हुई, गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया 90 के दशक में। इन तमाम चीजों के कारण जो है ये इस बात पर बल दिया जाने लगा कि सरकार जो नीतियां बनाती हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने परिवार को चलाने की एक खास तरीके की नीति बनाई, जैसे आपने सोच लिया कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे अपनी हैसियत के हिसाब से, तो जाहिर है ज्यादा चांस यही है कि उसी के अनुसार वो बच्चे पढ़ेंगे, उसी के अनुसार वो बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे, उसी के अनुसार वो बच्चे काम करेंगे। आप अपनी पत्नी को किसी खास तरह से मैनेज करने की नीति बनाते हैं, उसी तरह से उसका कार्यान्वयन भी होगा। आप अपने घर में आप जो साग सब्जी लाएंगे उसी हिसाब से साग सब्जी बनेगी। साग सब्जी आपके एक्सप्रेशन ऑफ विल है, यानी आपकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। मान लीजिए आपको खाना है अगर उसकी क्या कहते हैं पनीर की सब्जी, तो पनीर की सब्जी ही लाएंगे। अब ऐसा तो नहीं भिंडी ला देंगे उसको पनीर में बदल दिया जाएगा। तो ये माना गया कि भाई जो नेता जो नीतियां बनाते हैं, अब जैसे मान लो कि मोदी सरकार के पहले भी सरकारें थीं, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ये सब घटनाएं नहीं घटित होती थीं पहले भी। अब जैसे हेमराज, लांस नाइक हेमराज और एक अन्य का गर्दन काट के उधर बैट टीम पाकिस्तान की जो है वो उठा ले गई थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है, जो कि जो एकदम खूंखार टीम है जिसमें मर्सिनरी भाड़े के सैनिक भी हैं और रेगुलर सैनिक भी हैं, तो ये आतंकवादी भी शामिल हैं। तो ये लोग काट के ले गए थे। मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उस समय ये घटना नहीं घटी। मोदी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, सेना को छूट दिया। सेना ने सितंबर 2016 में सीमा पार करके करीब 5 किलोमीटर अंदर जा करके आतंकवादी शिविरों पर प्रहार किया, उन्हें नष्ट किया और वो फिर वापस आ गई सुरक्षित। इसी तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो प्रहार है या जो उस पर आक्रमण करना है, उसकी नीति पहले सरकार ने बनाई, सेना ने उसको लागू किया। अब सरकार नीति ही नहीं बनाती तो लागू क्या होता, तो जैसी नीति बनेगी वैसे लागू हो गई। यही विज्ञान है। तो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव में विज्ञान को लाने की कोशिश की गई है 71 के बाद, और इसमें सारा का सारा ध्यान नेताओं या पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पर है। पॉलिटिकल साइंस में भी ये स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोक प्रशासन के मामले में ये पॉलिटिकल साइंस से मर्ज कर गया है। एक्चुअली लोक प्रशासन में अलग से इस विधा का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह की बात जो है